फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट जो आया वो 28 अगस्त 1948 को आया था। ये बिल क्यों पास किया गया था? फैक्ट्री एक्ट 1948 ये जो बिल आया ये इसलिए पास हुआ था ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी रहे, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ की सिक्योरनेस के लिए था, उनके वेलफेयर के लिए था। बीइंग इन्फोर्स बाय टेक्निकल ऑफिसर्स दिस ओके। सो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है, फैक्ट्री मीन्स वेयर एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, सो वेयर ऑन 10 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on, so it is called as factory। जहाँ पे भी कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही हो उसे हम फैक्ट्री बोलते हैं, उसे हम प्रोडक्शन वर्क कहते हैं। उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जैसे अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग प्लान बिफोर कंस्ट्रक्शन अंडर द दिल्ली फैक्ट्रीज रूल 1950, ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर द दिल्ली फैक्ट्री रूल्स 1950 एंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट फैक्ट्रीज रनिंग विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द दिल्ली फैक्ट्री रूल 1950, inspection of factories by district inspector of factories for investigation of complaints, serious fatal accidents, as well as to check the compliance of provision of this act relating to health, safety, welfare facilities, working hours, employment of young persons and annual leave with wages etc। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था फैक्ट्री एक्ट 1948 का वो क्या था? टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। कि भाई एक तो ये था कि भाई सेफ्टी मेजर्स दी जाएं, दूसरा उनकी हेल्थ और वेलफेयर को प्रमोट किया जाएगा। हैजार्डस ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज थ्रू द प्रोविजन रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ प्लान्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ अ फैक्ट्री। मेन पॉइंट जो था बेसिकली फैक्ट्री एक्ट जो बना था उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर, एनुअल लीव और वेजेस यानी कंपनसेशन आ जाएगा, वर्किंग आवर्स कि भाई कोई भी एक इंडिविजुअल वर्कर है वो कितने घंटे काम करेगा पूरे दिन में। तो हेल्थ से रिलेटेड आ जाता है कि भाई एक तो हाइजीनिक होना चाहिए कंडीशन जहाँ पे भी वो काम करे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स की व्यवस्था हो, वेंटिलेशन हो, प्रॉपर टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम के लिए प्रॉपर वहाँ पे हो, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग, लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन्स, यूरिनल्स, स्पीटून्स। सेफ्टी में आ जाता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, वर्क ऑन नियर द मशीनरी इन मोशन, employment of young person on dangerous machines, striking gear and devices for cutting off power, self-acting machines, casing of new machinery, hoist and lifts, lifting machines, chains, ropes and lifting tackles, pressure plant, floors, stairs in means of access etc, maintenance of building, safety officer, safety of building and machinery एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी मेजर्स में आती हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा वेलफेयर में क्या आता है, हमारा वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, फैसिलिटी फॉर सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लाइंसेस, कैंटीन, शेल्टर्स, रेस्ट रूम, लंच रूम, क्रेचेस, वेलफेयर ऑफिसर्स। हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में पढ़ा, क्रेचेस वहाँ पे होते हैं जहाँ मोर देन 50 फीमेल वर्कर्स जहाँ पे काम कर रही हो, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्रेचेस in that particular factory, in that particular industry। Working hour for adults like weekly hour, weekly holiday, compensatory holiday, daily hour, intervals, lunch break, नाइट आवर्स कैसे होनी चाहिए, नाइट शिफ्ट में वुमेंस के लिए कितने घंटे काम करना है, या जो मेल हैं, जो एडल्ट हैं, जो ज़्यादा ओल्ड एज में हैं वो कितने घंटे काम करेंगे रात में। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में फिक्स की गई हैं। फिर आता है देन एनुअल लीव विद वेजेस। अगर हमें लीव चाहिए तो हमें उसमें वेज कैसे मिलेगा, तो एनुअल लीव विद वेजेस का भी एक यहाँ पे मेजर है जो फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन किया गया है। वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, मोड ऑफ रिकवरी, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू एग्जेम्प्ट फैक्ट्रीज। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट देखें तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन और हाँ ये जम्मू एंड कश्मीर में भी इंक्लूडेड है क्योंकि वहाँ 370 हट गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल है ये एक्ट, क्योंकि अब वो इंडिया का ही हिस्सा है। सो द इंडस्ट्री इन विच 10 और मोर देन 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड
एक फैक्ट्री अगर आप बनाते हैं तो उसमें 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड ऑन एनी डे ऑफ द प्रिसाइडिंग 12 मंथ्स इंगेज इन, और 10 या 10 से ज़्यादा मजदूर अगर आपके पास हैं तो वो 12 महीने कंटिन्यूसली वर्क पे हों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, being carried out with the aid of power of 20 or more than 20 workers employed in manufacturing process being carried out without the aid of power। तो अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है उसमें अगर आप 10 या उससे ज़्यादा वर्कर रखते हैं जो 12 महीने से ज़्यादा काम करें तो उनको क्या है कि ये सेफ्टी आपको देनी पड़ेगी और कुछ पावर भी मिल जाती है फैक्ट्रीज एक्ट के ज़रिए। तो कवर्स ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट फेलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। और फैक्ट्री एक्ट में वो सारी ही, छोटी फैक्ट्री हो बड़ी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रीज़ किसी भी तरीके की हो, वो सारी इसमें कवर अप होती हैं। एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज यूजिंग पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, एंड इफ नॉट यूजिंग पावर एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स ऑन एनी डे ऑफ द प्रिसाइडिंग 12 मंथ्स। ओके, सो स्कीम ऑफ द एक्ट। तो एक्ट कंसिस्ट 120 सेक्शन एंड 3 शेड्यूल। फैक्ट्री एक्ट 1948 में टोटल जो है 3 शेड्यूल दिए गए हैं और 120 के सेक्शन है, 3 शेड्यूल हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल कंटेन करता है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस। हैजार्डस प्रोसेस वो होता है जहाँ थोड़ा सा रिस्की काम आ जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम जहाँ होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दैट इज़ कॉल्ड एज हैजार्डस प्रोसेस। तो शेड्यूल 1 में ये आता है। शेड्यूल 2 में आता है जहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है। तीसरा आ जाता है कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिसीज़, कि भाई शेड्यूल 3 में हमें बताया गया है कि अगर हम ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में या ये मशीन हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे इस डिसीज़, या मान लो कोई मशीन है उससे रेडिएशन निकल रही है तो इससे ये डिसीज़ होने की संभावनाएं हैं। तो पहला शेड्यूल जो है उसमें यही बताते हैं कि भाई आपके पास जो हैजार्डस प्रोसेस, सेकंड नंबर पे आ जाता है कि भाई आपका केमिकल सब्सटेंस, मतलब कि आपका वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है। तो पहले में आपको पता चला कि भाई जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ये बता रहे कि आपका हैजार्डस प्रोसेस है, दूसरा वर्किंग कंडीशन कैसा है, और तीसरा इससे क्या डिसीज़ हमें हो सकती हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, ओके, फिर इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कुछ इस एक्ट के, जैसे फैसिलिटीज़ एंड कन्वीनियंस। सो द फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन। हमारी जो फैक्ट्री होनी चाहिए, जो जहाँ पे भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो फैक्ट्री हमारी एकदम क्लीन होनी चाहिए। देयर शुड बी अरेंजमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड एफिलियंट्स। वहाँ पे डिस्पोजल फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम्स, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन मैंने बताया होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड, स्पीटून्स, लेट्रिन्स, ड्रिंकिंग वाटर, लाइटनिंग, यूरिनल सब होना चाहिए वहाँ पे। वेलफेयर में देखें तो भाई वॉशिंग फैसिलिटी, सिटिंग फैसिलिटी, कपड़े स्टोर करने के लिए, क्लोथिंग के लिए वहाँ पे होना चाहिए। इफ़ अ वर्कर हैज़ टू वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशन, अगर मान लो कोई वर्कर है जिसे खड़े रहकर ही काम करना है तो उसके लिए शॉर्ट ब्रेक्स होने चाहिए। ब्रेक होगा तो क्या होगा, वो रेस्टिंग पीरियड में आएगा, उसको फैटिक और मोनोटोनी नहीं होगा कि भाई एक ही काम वो लंबे समय से कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो थक जाएगा फिजिकली, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लो आपकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है या जो भी फैक्ट्री बहुत लार्ज होती है जहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता है, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे अगर एम्बुलेंस की फैसिलिटी होती है जहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो, वहाँ पे हमारा एम्बुलेंस की फैसिलिटी होती है। कैंटीन की फैसिलिटी कहाँ होती है, जहाँ हमारे 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं। रेस्ट रूम की फैसिलिटी होती है जहाँ 150 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों। क्रेचिस मैंने बताया, इफ़ 30 और मोर वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर वहाँ होता है जहाँ 500 एम्प्लॉयज़ काम करें या उससे ज़्यादा। सेफ्टी ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर, यहाँ पे 2 डिफरेंस बता दूँ मैं, ये वेलफेयर ऑफिसर है, ये सेफ्टी ऑफिसर है। वेलफेयर ऑफिसर जहाँ 500 एम्प्लॉयज़ होंगे या उससे ज़्यादा, सेफ्टी ऑफिसर वहीं होगा जहाँ 1000 एम्प्लॉयज़ या उससे ज़्यादा, ठीक है, समझ आ गया। एम्बुलेंस 500 उससे ज़्यादा हो गया। फिर मैंने बताया कैंटीन 250 पे आ जाता है, रेस्ट रूम 150 पे आ गया, क्रेचिस 30 पे आ गया, और फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर 500 और सेफ्टी ऑफिसर 1000 वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, सेफ्टी है भाई, सेफ्टी होनी चाहिए जहाँ पे भी मशीनरी का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बिना मशीनरी टूल्स के तो होगा नहीं, तो वहाँ हमारे लिए सेफ्टी होनी चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि भाई कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। सेफ्टी अप्लाइंसेज, आइज़ के लिए वहाँ रेडिएशन है तो कुछ ऐसा किट वगैरह हमें पहनानी चाहिए, या फिर हमारे पास आइज़ के लिए कोई प्रोटेक्टेड ग्लास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
बेसिकली सेफ्टी में ही आपके सेफ्टी ऑफिसर आते हैं जहाँ 1000 वर्कर्स या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वर्किंग आवर की बात करें तो अ वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। वीकली हॉलीडेज इज कंपल्सरी। ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। एक वर्कर अगर 9 घंटे काम करे दैट इज मोर देन इनफ। एटलीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट तो देना ही पड़ेगा हर 5 घंटे बाद। टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूसिव रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन 10.5 आवर। वर्कर शुड बी गिवन अ वीकली हॉलीडे। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क शुड बी डिस्प्लेड। ओवर टाइम वेज देखिए, इफ अ वर्कर वर्क बियॉन्ड 9 घंटे के बाद भी अगर वो काम करता है यानी मतलब 48 घंटे अगर वो वीक में काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसके बाद उसका वो ओवर टाइम हो जाता है। तो अ वर्कमैन कैन नॉट वर्क इन 2 फैक्ट्रीज। देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। मान लो एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो दूसरा नाइट में कहीं और कर रहा है, तो ये जो होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो वर्कमैन कैन नॉट वर्क इन 2 फैक्ट्रीज। ओवर टाइम वेजेस आर नॉट पेएबल व्हेन द वर्क इज ऑन टूर। अगर मान लो कोई वर्कर घूमने गया है अपने गांव तो उसको वेज नहीं मिलेगा, उसको ओवर टाइम का जो वेज है वो नहीं मिलेगा। ओवर टाइम कर कहाँ रहा है फैक्ट्री में। टोटल वर्किंग आवर इंक्लूडिंग ओवर टाइम शुड नॉट एग्जिस्ट 60 इन अ वीक एंड टोटल ओवर टाइम आवर इन अ क्वार्टर, ठीक है। An employee working outside the factory premises like field workers etc. on tour outside headquarters are not entitled to overtime। मान लो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो फैक्ट्री से बाहर काम कर रहे, जैसे फील्ड वर्क कहीं करने गया या कहीं पर वो मैं बताऊँ आपको टूर पे गया है किसी फैक्ट्री के तरफ से, तो वो ओवर टाइम नहीं माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, अ वुमेन वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बियॉन्ड द आवर ऑफ 6 AM to 7 PM। State government can grant exemption to any factory or group or class of factories, but no woman can be permitted to work during 10 PM to 5 PM. Shift change can only after weekly or other holiday and not in between. अच्छा, वुमेन्स की नाइट शिफ्ट के लिए भी है यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया हुआ, मैं बता देती हूँ। फैक्ट्री एक्ट इज प्रपोज टू बी अमेंडेड टू अलाउ नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन वर्कर्स। The government has decided to amend Section 66 of Factory Act 1948 to allow employment of women workers between 7 PM to 6 AM। मतलब अगर रात में अगर किसी महिला को फैक्ट्री में काम करना है तो उसका समय क्या दिया गया, रात में शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। Proposal will empower the state government for allowing the necessary flexibility in employment of women during night shift। Proposed amendment should enter earlier provide that the employer has to ensure occupational safety। मतलब फैक्ट्री की तरफ से वीमेन को प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करवानी चाहिए। ओके, फिर है रिकॉर्ड्स फॉर वर्कमैन। और एक मस्टर रॉयल क्या होता है, एक प्रॉपर रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें हम उनकी अटेंडेंस लगाते हैं वर्कर की, कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, किसने कितने घंटे काम किए, कौन लीव पर है, कौन ओवर टाइम कर रहा है, ये सारी चीज़ें मस्टर रॉयल में मेंशन की जाती हैं। No worker should be permitted to work less unless his name is in the register। Record of overtime is also required। Leave की अगर मैं बात बताऊँ तो a worker is entitled in every calendar year annual with leave at the rate of 1 day or every 20 days of work performed, ठीक है। मैटरनिटी बताया मैंने 12 weeks एंड ले ऑफ। Leave can be accumulated up to 30 days in case of adult and 40 days in case of child। Leave cannot be taken more than 3 times in a year। अच्छा, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट देखो, अगर कोई बच्चा 14 साल से कम का है तो वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। मतलब 14 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो वो फैक्ट्री में कुछ काम कर सकता है, लेकिन 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है अंडर सेक्शन 67 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर आता है चाइल्ड अबव 14 बट बिलो 15 ईयर ऑफ एज कैन बी एम्प्लॉयड ओनली फॉर। अब मान लो कोई बच्चा वो 14 साल का है लेकिन 15 साल का नहीं है, मतलब 15 साल से कम का है, 14 साल का है, तो वो कितने घंटे काम करेगा, वो सिर्फ 4.5 घंटे काम करेगा। लेकिन उसको फैक्ट्री में काम करने से पहले उसको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा वो कि वो फिजिकली फिट है काम करने के लिए। और वो रात में कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बिटवीन 10 PM to 6 PM। और रात में उसको एम्प्लॉयड नहीं कर सकते, हम नाइट शिफ्ट नहीं दे सकते।
और वो जो 15 साल से ऊपर होता है 18 साल तक का, तो उसे हम बोलते हैं एडलोसेंट। एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है चाइल्ड वर्कर के लिए। अच्छा, वो जो एक प्रॉपर नोटिस फैक्ट्रीज एक्ट के बाहर लगाया जाता है, जिसमें भाई कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी मशीनरी फेल हुई, या कितनी डिसीज़ हुई हैं वर्कर्स को, वो सारा उसमें मेंशन किया जाता है प्रॉपर। अब मान लो फैक्ट्री में कोई हैजार्डस या बहुत ही खतरनाक कोई मशीन है या खतरनाक कोई प्रोसेस चल रहा है, उस बारे में वहाँ मेंशन किया जाएगा। वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक इन विसिनिटी शुड बी इन्फॉर्म्ड about dangerous and health hazard, safety measures and emergency plans should be ready, safety committee should be appointed। अब हैजार्डस प्रोसेस होता क्या है, तो पहला तो हो गया फेरस मल्टीलॉजिकल इंडस्ट्रीज, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील, फेरो एलॉयज, स्पेशल स्टील्स, नॉन फेरस मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग इंक्लूडिंग क्लीनिंग स्मूथनिंग, कोल हो गया, फ्यूल गैसेस, पावर जनरेट, मतलब वही सारी जिसमें खतरनाक चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ओके, सो ये था आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हैज़ डन। नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर, in next video I will talk about the Employees State Insurance Act 1948. Thank you.